In this lecture, we will discuss about diffraction of light. Diffraction of light. What is diffraction of light? It is the bending of light from the sharp corner या sharp edges. The phenomenon of bending of light from sharp edges या sharp corners. मतलब लाइट जो है वो शार्प कॉर्नर से बेंड हो जाती है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकल रही है. अगर इसके आगे हम एक स्लिट रख देते हैं लाइक दिस, देन द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स विल ट्रेवल लाइक दिस. इस तरह से आगे ट्रेवल करेगी. अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन रखते हैं, देन व्हाट हैपन, यहाँ पर जो है स्क्रीन के ऊपर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जनरल इल्यूमिनेशन होनी चाहिए. और इस रीजन में ज्योमेट्रिकल शैडो होनी चाहिए. सिमिलरली इस रीजन के बाहर के भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शैडो होनी चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट द लाइट बेंड फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कि यहाँ इस रीजन में भी लाइट होनी चाहिए होगी. सिमिलरली इसके बाहर यहाँ भी लाइट होनी चाहिए, इस रीजन में भी लाइट होनी चाहिए. हालांकि अब अगर हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स द लाइट रे ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ. इधर से ट्रेवल करती है. अगर ये लाइट रे है तो ये यूं जा रही है, इसका मतलब इसके बाहर किसी प्रकार की लाइट नहीं होनी चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकली इसके बाहर भी हमारे पास लाइट आती है. तो अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें या पार्टिकल नेचर की बात करें लाइट की, तो उसके आधार पर ये जो इसके बियॉन्ड लाइट आई, इधर इससे इधर लाइट आई और इससे इधर लाइट आई, इसका हमारे पास किसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एक सोर्स लेकर के, ये सोर्स है मान लीजिए, और इसके पाथ में एक ऑब्स्टैकल रख देते हैं लाइक दिस, और आगे चल करके एक स्क्रीन रख देते हैं, तो यहाँ से जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है वो इस तरह से जानी चाहिए लाइक दिस. सिमिलरली यहाँ से भी लाइट स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल करती है तो यूं जानी चाहिए. तो इस रीजन में हमारे पास शैडो आनी चाहिए इस रीजन में, और इसके बाहर इधर जो है वो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि इधर लाइट जा रही है यूँ. इसके बाहर इधर भी लाइट होनी चाहिए. बट प्रैक्टिकली इट इज़ फाउंड दैट देयर इज लाइट इन दिस रीजन ऑल्सो. इस रीजन में भी लाइट आएगी और इस रीजन में भी लाइट आएगी. मतलब ये बेंड हो गई, लाइट इधर चल रही थी और ये इधर बेंड हो गई. सिमिलरली यहाँ इस कॉर्नर से इस तरफ बेंड हो गई, यानी यहाँ भी लाइट आ गई हमारे पास. इस रीजन में भी लाइट आ गई लाइक दिस, इस रीजन में भी, जबकि यहाँ पर लाइट नहीं होनी चाहिए. अगर हम पार्टिकल नेचर लाइट का स्टडी करते हैं, देन देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिनन कि अगर यहाँ लाइट बेंड हुई तो किसकी वजह से हुई. क्योंकि लाइट तो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब इधर लाइट नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी लाइट नहीं होनी चाहिए. सिमिलरली इस केस में इसके बाहर लाइट नहीं होनी चाहिए इधर. This cannot be explained on the basis of a particle nature of the light. This can be explained only on the basis of a wave theory of light. ठीक है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेव
नेचर इसका मान करके चल रहे हैं, तो ये एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहे हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट किया। सिमिलरली यहाँ भी देखें तो यहाँ भी स्फेरिकल वेव फ्रंट चल रहे हैं और इस तरह से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो एंड इमिट इट्स ओन सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, ये अपने सेकेंडरी वेवलेट छोड़ेगा लाइक दिस, इस तरह से सेकेंडरी वेवलेट छोड़ेगा। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट है, व्हाट डज दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट, ये नए वेव फ्रंट की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर ये नया वेव फ्रंट है तो इसके ऊपर ये पॉइंट अपने आप में फिर वही एक्सप्लेनेशन चलेगी कि यहाँ पर जो नया वेव फ्रंट बना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो ये अपने सेकेंडरी वेवलेट छोड़ेगा। तो ये सेकेंडरी वेवलेट इस तरह से चलते जाएंगे लाइक दिस, और आगे टेंजेंट अगला वेव फ्रंट। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, अब अल्टीमेटली जब ये वेवलेट जा रहे हैं तो बेंड हो रही है, लाइट बाहर निकल रही है, लाइट ऑटोमेटिकली यहाँ चलेंगे तो वेवलेट ये आ जाएंगे, इस तरह से सेकेंडरी अगला वेव फ्रंट ये आ जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो अपने वेवलेट छोड़ेगा, तो अल्टीमेटली लाइट इसके बाहर बेंड हो रही है। सिमिलरली सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ होगी कि यहाँ पर अपने वेवलेट छोड़ेगा और यहाँ पर अगला वेव फ्रंट बनेगा, तो यहाँ पर जो आएगा ये अपने वेवलेट छोड़ेगा, अल्टीमेटली ये चलता जाएगा, तो लाइट जो है वो बेंड होगी यहाँ से। दिस फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द मेन कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कि जो साइज ऑफ स्लिट है, जैसे इस केस में हमने एक स्लिट ली थी, इस केस में ऑब्स्टेकल ले लिया, तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और साइज ऑफ स्लिट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वेव लेंथ ऑफ द लाइट, दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट। द कंडीशन, मेन कंडीशन फॉर diffraction of light is the size of slit और यू कैन से ऑब्स्टेकल, जैसे इसके पाथ में हमने कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, शुड बी अकॉर्डिंग टू या शुड बी कंपेरेबल टू wavelength of light, wavelength of light. There are two classes of diffraction. What are these two classes? The two classes of diffractions are very first is Fresnel class of diffraction, and second one is Fraunhofer क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। दो क्लासेस हैं, कौन कौन सी? फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रेजनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन? इन केस ऑफ फ्रेजनल क्लास में क्या होता है कि सोर्स जो है वो किसी डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर होता है, ऑब्स्टैकल से या फिर स्लिट से। सोर्स शुड बी at definite distance from slit और ऑब्स्टैकल, या फिर ऑब्स्टैकल भी बोल सकते हैं आप, जैसे हमने ऑब्स्टैकल रख दिया। इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर क्लास में सोर्स शुड बी
at infinite distance, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, स्लिट से सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो फ्रॉन ऑफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, यानी कि सोर्स शुड बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो फ्रॉन ऑफर क्लास डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट या फिर फ्रॉन ऑफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। Now let us discuss diffraction due to single slit या फिर फ्रॉन ऑफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। अब क्योंकि इस केस में जो सोर्स है दैट शुड बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। मान लीजिए ये सोर्स है, अब ये किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए स्लिट से। ये स्लिट है, इसको मैं थोड़ा सा सपोज ये सोर्स है, मान लीजिए ये सोर्स है और ये हमने ले ली सिंगल स्लिट। अब इस स्लिट के ऊपर जो है सोर्स से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि स्लिट के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करना चाहिए। तो मान लीजिए ये कोई स्लिट है ए बी और ये ले ली हमने आगे स्क्रीन जा करके। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने स्टडी करना है। अब क्योंकि इट शुड बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखने के लिए हम क्या करते हैं कि कहने का मतलब इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज कर लिया। द सोर्स प्लेस्ड इन ऑन द फोकस ऑफ द लेंस। अब क्योंकि सोर्स जो है वो इसके फोकस के ऊपर रखा गया, फोकस के ऊपर रखा गया, तो जो लाइट रेस इसके ऊपर इस तरह से इंसिडेंट करेंगी। अब क्योंकि फोकस के ऊपर अगर सोर्स रख दिया गया तो अल्टीमेटली इसके बाद ये पैरेलल बीम लाइट का आगे निकलेगा लाइक दिस। ये पैरेलल बीम इंसिडेंट किया इसके ऊपर स्लिट के ऊपर। ए बी हमारे पास कोई स्लिट थी, सपोज इसका जो साइज है स्लिट का यानी कि विड्थ ऑफ स्लिट इज ए। लेट स्मॉल ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट। अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगी लाइट की इस पॉइंट के ऊपर। ए बी कोई स्लिट है और इसकी जो विड्थ है वो ए है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी ए से लेकर के बी तक ये जो विड्थ है वो ए है, स्मॉल ए है इसकी विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगी। अब क्योंकि ये तो पैरेलल बीम है, ये पैरेलल ही चलता जाएगा, इसलिए हम इसको एक स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके बहुत ही क्लोज, स्लिट के क्लोज एक कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ कर लेते हैं। मोर ओवर जो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया उसके फोकस के ऊपर स्क्रीन को रख दिया गया। अब क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही हैं वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी और जो लाइट रेज इधर आएंगी वो अल्टीमेटली फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी लाइक दिस। इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएंगी ये लाइट रेज।
अब क्योंकि ए बी के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया तो इसका मतलब ये प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें ये कोई पॉइंट आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर डार्क फ्रिंज आएगी या ब्राइट फ्रिंज आएगी। सपोज दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट, ये इसके बीच में सेंटर में है, स्लिट के सेंटर में आ रहा है ये पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या मिनिमम इंटेंसिटी होगी, मतलब कहने का ये है डार्क बैंड होगा या फिर ब्राइट बैंड होगा। ये लाइट रेज इस तरह से यहाँ पर कन्वर्ज होनी चाहिए। बट वी आर टेकिंग हेयर वेव थ्योरी। अब क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट किया, यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया इसके ऊपर। अब क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर जो हर पॉइंट है वो अपने आप में एक नया सोर्स एक्ट करेगा और अल्टीमेटली सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट होंगे। जो सेकेंडरी वेवलेट्स इस वेव फ्रंट से निकलेंगे अल्टीमेटली उनकी इंटरफेरेंस होगी, उनकी सुपरपोजिशन होगी यहाँ पर। अब वो क्रेस्ट के जब इनकी सुपरपोजिशन होगी, जैसे यहाँ से वेव फ्रंट वेवलेट निकल रहा है, यहाँ से वेवलेट निकल रहा है, यहाँ से हर पॉइंट से यहाँ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया इसके ऊपर, तो इसके हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं। जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं उनकी सुपरपोजिशन होगी यहाँ पर। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी किसी भी स्क्रीन के ऊपर हम ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब इनकी जो सुपरपोजिशन होगी, जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से निकल रहे हैं उनकी सुपरपोजिशन जो होगी, अब क्या उनकी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़ेगी या ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ेगी या फिर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा इनके बीच में जो वेवलेट्स यहाँ से निकल रहे हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम point A and point B and reaching at O. O is the central point. Now, what is the path difference? The path difference, first of all, we have to calculate the path difference between the secondary wavelets coming from point A and point B and reaching at O. कोई भी पॉइंट ये है। सिमिलरली अगर इनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पॉइंट जरूरी नहीं है यहाँ पर हो, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग होगी लाइट की, बेंडिंग होगी लाइट की, तो इसका मतलब इधर बेंड हो जाएगी ये लाइट। सिमिलरली ये लाइट भी इधर बेंड हो जाएगी, ये लाइट भी इधर बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये लाइट बेंड हो गई। ये जरूरी नहीं है इधर ही बेंड हो, ये बेंड होगी हर एक डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्लिट है, ये स्लिट है, अगर ये स्लिट है तो यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी तो वो यहाँ भी बेंड हो सकती है, यहाँ भी, इधर भी, हर एक डायरेक्शन में बेंड होगी ये। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट पी ले लिया यहाँ पर, सपोज दिस इज कोई एनी पॉइंट पी। ये पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये बेंडिंग हो गई। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये इन वेव फ्रंट को यानी कि इन लाइट रेज को यहाँ पर कन्वर्ज कर देगा। ये बेंडिंग हो गई अब लाइट की। सपोज दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी आ गया। अब पॉइंट पी के ऊपर, जो भी पॉइंट पी है इसके ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, वट एवर मे बी द इंटेंसिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एज वेल एज कमिंग फ्रॉम पॉइंट बी। इनकी जो सुपरपोजिशन हो रही है ये कैसी हो रही है, क्या क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़ रही है या क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ रही है या कोई और सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। नाउ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द secondary wavelets coming from point A and B and reaching at P
और जो कि P पॉइंट के ऊपर पहुंच रहे हैं। A और B से निकल रहे हैं और A और B से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चल रहे हैं और P के ऊपर जो सेकेंडरी वेवलेट्स पहुंच रहे हैं उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। मैंने क्या किया कि यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर, ये नॉर्मल आ गया। सपोज N नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, AN एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि AN एक नॉर्मल है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जब दोनों के ऊपर ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो अल्टीमेटली हमारे पास ये पाथ NP और AP ऑलमोस्ट सेम रह जाएंगे पाथ। तो एक्स्ट्रा पाथ जो ये वेवलेट ट्रेवल करके आ रहा है वो ट्रेवल करके आ रहा है BN, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू BN। ये पाथ डिफरेंस यानी कि इसका मतलब ये हो गया A और B से चलने वाले जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनके बीच में B से लेकर के N तक का जो पाथ है, नीचे वाला जो वेवलेट आ रहा है ये B से लेकर के N तक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करके आ रहा है। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट निकल रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं, BN एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर होगा। तो पाथ डिफरेंस आ गया BN। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BN। अब क्योंकि ये डिस्टेंस जो थी हमारे पास, ये स्लिट थी और स्लिट की जो विड्थ थी वो A थी, ये डिस्टेंस मेरे पास A गिवन है। सपोज इस पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए ये जो रे बेंड हुई, ये कोई एंगल थीटा के ऊपर बेंड हो जाती है। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि सारी रेस जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर हमने ली। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन, अब मैं सिंपल ज्योमेट्री के ऊपर आ रहा हूँ, ये लाइन इसके ऊपर नॉर्मल है और ये लाइन इसके ऊपर नॉर्मल है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। नाउ अब मेरे पास, अब क्योंकि ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है ABN फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABN। AB और N से, इसमें से देखें, अगर मैं सिंपली यहाँ पर इस ट्राइंगल को बना रहा हूँ, देखिएगा A पॉइंट ये है, A के ऊपर एंगल थीटा है, N के ऊपर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री था, तो B पॉइंट ये चला गया। मुझे डिस्टेंस निकालनी है BN की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्राइंगल से मेरे पास AB की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू थी A और BN की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल टी रेशियोज का कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं तो इस ट्राइंगल में से देखें तो BN अपॉन AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा, या फिर BN इज इक्वल टू, AB की वैल्यू A थी, यू कैन राइट इट एज A साइन थीटा, A साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, देयरफॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू A साइन थीटा। दिस इज द पाथ डिफरेंस एज थीटा इज स्मॉल। क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है देन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली टेंजेंट थीटा भी लिखा जा सकता है, विच इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसको थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है और बहुत कम होने की वजह से साइन थीटा कैन ऑल्सो भी रिटन एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो समटाइम हम पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है वो टेंजेंट थीटा में भी ले सकते हैं। देन वी कैन राइट इट एज डेल्टा x इज इक्वल टू A साइन थीटा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू A टेंजेंट थीटा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू A थीटा। तो पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है, हम क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो कई बार हम A थीटा भी यूज़ कर लेंगे, कई बार A टेंजेंट थीटा भी यूज़ कर लेंगे, तो कई बार A साइन थीटा भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन है मान लीजिए,
स्क्रीन के ऊपर हमने कहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मैक्सिमम एंड देन पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्योंकि अल्टीमेटली इन वेवलेट्स के बीच में जो वेवलेट्स यहाँ से निकल रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा। अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो अल्टीमेटली उनकी सुपरपोजिशन में भी चेंज आ जाएगा। कहीं क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़ेगी तो कहीं ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ेगी या फिर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगी उनकी सुपरपोजिशन के ऊपर। फाइनली जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं उनकी सुपरपोजिशन होगी यहाँ पर आकर के। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पर जो सुपरपोजिशन होगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स की होगी जो कि एक ही वेव फ्रंट से निकल करके आ रहे हैं। ए बी कोई वेव फ्रंट है, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं। ये मेन डिफरेंस भी है इसके बीच में, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में। इंटरफेरेंस होगी दैट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। वो दो वेव फ्रंट की सुपरपोजिशन होगी। लेकिन डिफ्रैक्शन में जो होगा दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं उनकी सुपरपोजिशन होगी। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। ये क्योंकि सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हमें ये देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि सेंट्रल पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या मिनिमम होगी। कहने का मतलब ब्राइटनेस अपीयर होगी या फिर डार्कनेस अपीयर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम चलिए, अब पहले तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि सेंटर में मैक्सिमम होगी भी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ब्राइट बैंड होगा या डार्क बैंड होगा। जैसे मान लीजिए देखिएगा ये पॉइंट है, तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट ए से आ रहा है और जो सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट बी से आ रहा है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो है। अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़नी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़ रही है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ पड़ रही है, तो इंटेंस एम्पलीट्यूड वेव का मैक्सिमम होगा, और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो एट पॉइंट ओ यानी कि एट द सेंटर वी गेट द मैक्सिमम। तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम अपीयर होगी सेंटर के ऊपर। नाउ position of the central maximum, now we can write it as here the path difference between wavelets coming from A and B and reaching at O is zero. Therefore, अब क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर इनके बीच में जीरो है तो इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मतलब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होगी। Therefore, they interfere constructively. Hence, at O there is सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो आएगी हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इसको नाम दिया गया सेंट्रल मैक्सिमम। अब जैसे ही हम इधर चलते हैं, पॉइंट ओ से ऊपर की तरफ चलते हैं या फिर नीचे की तरफ चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पर मैक्सिमम आ गई हमारे पास तो हो सकता है यहाँ मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। अब मान लो ये पॉइंट पी जो है हमारा वो यहाँ पर है, जस्ट इसके साथ में है, सेंट्रल मैक्सिमम के साथ में यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ। दीज आर द सेकेंडरी मैक्सिमम और मिनिमम। ये सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा अपीयर होंगी इसके ऊपर। अबव द सेंट्रल मैक्सिमम एज वेल एज बिलो द सेंट्रल मैक्सिमम देयर विल बी सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा।
क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। अब मान लो क्योंकि ये हमारे पास स्लिट थी ए बी, अंडरस्टैंड करना इस पॉइंट को, ये ए बी कोई स्लिट थी, ठीक है, ये स्क्रीन थी इधर। अब यहाँ से भी बेंडिंग हो रही थी लाइट की और यहाँ से भी बेंडिंग हो रही थी लाइट की। अब मान लीजिए ए और बी से चलने वाले, कॉन्सेप्ट समझना पहले इसमें, ए और बी से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेट के बीच में मान लीजिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है। लेट path difference between the wavelets coming from A and B and reaching at P is lambda। इनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो अल्टीमेटली अगर मैं इस स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जैसे मान लो ये देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया सी, दो पॉइंट में डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ से भी लाइट इधर बेंड हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से और यहाँ से चलने वाले वेवलेट्स में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो अल्टीमेटली ए और सी से चलने वाले वेवलेट में पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 2 और सी और बी से चलने वाले में हो जाएगा लैम्डा बाई 2। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ए और सी से चलने वाले में लैम्डा बाई 2 है और सी और बी से चलने वाले में भी लैम्डा बाई 2 है। तो उस केस में हमारे पास इन दोनों की जो इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 आ गया तो इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रप पड़ेगी। सिमिलरली इसके और इसके बीच में भी जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। लैम्डा बाई 2 हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमारे पास यहाँ पर डार्क बैंड अपीयर होगा, ठीक है। दिस इज द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है। देयरफॉर the path difference between A and C, wavelets between coming from A and C and then C and B is lambda by 2. So the path difference between the wavelets from A and C and from C and B and reaching at P is lambda by 2। अगर इनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो इनके बीच में क्या होगा, दे इंटरफेयर destructively। Hence this is the position of first secondary minimum। This is the position of first secondary minimum। यानी क्या कंडीशन बन गई फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए, देयरफॉर फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम पाथ डिफरेंस इज, यानी कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा होनी चाहिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए। अगर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम यहाँ पर आती है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम इस पॉइंट से इधर चलते जाते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, जैसे इधर चलते हैं थीटा की वैल्यू कुछ होगी,
यहाँ पर आकर के कुछ और हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आकर के कुछ और हो जाएगी। अलग अलग पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे आप स्क्रीन में ऊपर की तरफ चलते हैं चाहे नीचे की तरफ चलते हैं, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो मैं पहली सेकेंडरी मिनिमम के लिए बात करूँ तो थीटा के लिए मैं थीटा की वैल्यू θ1 लिख देता हूँ। मान लीजिए थीटा की वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या कंडीशन बन गई पहली सेकेंडरी मिनिमम के लिए। देयरफॉर फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम a sin θ1 is equal to lambda और a θ1 is equal to lambda. Similarly for second secondary minimum, ध्यान से देखिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब सेकंड सेकेंडरी मिनिमम के लिए अगर मान लो ये स्लिट थी हमारे पास, ए बी मेरी ये स्लिट है, यहाँ से भी वेवलेट निकल रहा है, यहाँ से भी वेवलेट निकल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि लाइट यहाँ से भी निकल रही है, हर पॉइंट से लाइट निकल रही है, यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट पड़ रहा है, हर एक पॉइंट से लाइट निकल रही है। अब यहाँ से अगर ए और बी से निकलने वाले वेवलेट में 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। पहले मैंने लैम्डा का मान करके चला था कि अगर इनके बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता तो क्या होता। अब अगर 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, ये वेवलेट्स डिवाइड हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा है, चलो मैं इसको CDE पॉइंट दे देता हूँ। तो ए और बी से चलने वाला जो वेवलेट है उनके बीच में पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना हो जाएगा, λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से और यहाँ से चलने वाले वेवलेट में λ/2। ये जितने भी वेवलेट्स चल रहे हैं, हालांकि इसके और इसके बीच में लैम्डा होगा, इसके और इसके बीच में लैम्डा होगा, इसके और इसके बीच में भी लैम्डा होगा, इनके बीच में लैम्डा भी होगा, लेकिन λ/2 की बात करें, इसके बीच में λ/2, इसके बीच में λ/2, इसके बीच में λ/2, इसके बीच में λ/2। तो इसमें ये जो इंटरफेरेंस होगी इनकी, ए और सी और डी और ई और बी के में से चलने वाले जो वेवलेट्स हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा λ/2। अब तो वो उनकी जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। तो अल्टीमेटली वहाँ पर डार्कनेस अपीयर होगी, यानी कि इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। दिस विल बी द पोजिशन ऑफ द सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम। तो इट मीन्स फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम, बाकी ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्टली उसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। ये भी जो हमने ये पॉइंट लिखे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली लिखो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम a sin θ1 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली पोजिशन ऑफ सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम की निकालनी है, तो फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम a sin थीटा इज इक्वल टू a sin θ2 बोल देता हूँ इसके लिए, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर की तरफ चलेंगे थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। a sin θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सिमिलरली फॉर थर्ड, अगर हम इसी तरह से इसको अगर मान लो 3 लैम्डा अज्यूम करते हैं, इसके बीच में जो ए और बी से चलने वाले वेवलेट्स हैं उसके बीच में 3 लैम्डा है, फिर 4 लैम्डा लेंथ, तो दोबारा इनको पार्ट्स में अगर स्प्लिट करते हैं तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी कंस्ट्रक्टिव के केस में, ठीक है। हैंस वी गेट मिनिमम इंटेंसिटी एट दीज पॉइंट्स। फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम a sin θ2 is equal to 2 lambda, या फिर a θ2 can be written as 2 lambda. Similarly for third secondary minimum a sin θ3 is equal to 3 lambda, या फिर a θ3 is equal to 3 lambda and so on. For nth के लिए क्या हो जाएगा, for nth secondary minimum we are discussing about the secondary minimum. For nth हो जाएगा a sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि a थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा के लिए ये कंडीशन आ गई हमारे पास, a थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। क्लियर। सिमिलरली फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, अब हमने पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकालनी है, ठीक है।
पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मान लीजिए ये स्लिट, फिर वही प्रोसेस आ जाती है। सपोज ये स्लिट है ए बी, तो यहाँ से कोई सी पॉइंट पी के ऊपर ये लाइट मिल रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेट में मान लीजिए पाथ डिफरेंस 3 λ/2 है, ठीक है। अगर 3 λ/2 है, मैंने इसको एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्लिट को। अगर 3 λ/2 है तो यहाँ से और यहाँ से चलने वाले में तो λ/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक चलने वाले में λ/2, ये λ/2। लेकिन इधर से ए सी और डी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस होता 3 λ/2, देन व्हाट हैपन, ए और डी से चलने वाले वेवलेट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा होगा। सी और बी से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेट में जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा होगा। अगर इनके बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, तो उस केस में हमारे पास आएगी कंस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब ये जो हैं वेवलेट ए और डी से चलने वाले, सी और बी से चलने वाले, वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। Now if we divide the slit into 3 equal parts, then the path difference between the, you can write here like this, if we divide this slit into 3 equal parts, then the path difference between the wavelets coming from A and D is lambda, whereas C and B is also lambda, then their interference is constructive interference, they interfere constructively, and hence we get the position of the first secondary maximum. Therefore for first secondary maximum, a sin theta 1 is equal to 3 λ/2. Similarly, यानी a theta 1 is equal to 3 λ/2. Similarly for second secondary maximum, a sin theta is equal to theta 2 is equal to 5 λ/2। अगर मैं इसको 5 λ/2 कर दूँ और इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ स्लिट में, तो फिर यही कंडीशन बनेगी इसी तरह से। तो या फिर a थीटा 2 इज इक्वल टू 5 λ/2। सिमिलरली सो ऑन थर्ड सेकेंडरी मिनिमम मैक्सिमम के लिए 7 λ/2, फोर्थ के लिए 9 λ/2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा फॉर nth मैक्सिमम। a sin theta n is equal to 2n plus 1 λ/2, यानी कि a theta n is equal to 2n plus 1 λ/2. This is the position of a secondary maximum. ये सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन होगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हाउ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सेकेंडरी मिनिमम इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। जो मिनिमम होगी उसकी इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्टिव और कुछ वेवलेट्स तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ वेवलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कभी भी मिनिमम की जो इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं होगी। इंटरफेरेंस के पैटर्न में मिनिमम की इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमम की इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो नेक्स्ट इसके आगे वाला पोर्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।